नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के लिए अधूरी छूटी हुई कहानी जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, उसे पूरा करने के लिए फिर हाजिर हुआ हूँ। माफ़ी चाहता हूँ जो किसी कारणवश कहानी अधूरी रह गई थी, उसे आज पूरा करके आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। तो आइए अधूरे से ही शुरुआत करते हैं पूरे की ओर। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नू ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नू ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी शॉल लिए आई और कंधों पर उठाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, मन्नू ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी सब ठीक हुआ जाता है। इनके लिए चाय भेजूं? मन्नू एकदम कुछ कह नहीं पाई, फिर कुछ सोच कर बोली, अम्मा पूछो, देखो पिएंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं, व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ पीना नहीं है। मन्नू ने जैसे न सुना न मुझे देखा ही, फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी हैं, अभी चाचा लौटे तो न होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई मन्नू की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नू के लिए कुछ मंगवा लेती। बड़ी माँ, अंदर जाके देखो ना, मैं थकी हूँ, बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही लिए आता। मन्नू कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पढ़ती रही, फिर धीमे से ऐसी बोली मानो मुझे नहीं अपने को कहती है कि यहाँ न कुछ लाना ही ठीक है, न यहाँ से कुछ ले जाना ही। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। मन्नू अंदर चली तो आप मैं भी साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नू बोली नहीं, दुबली सी बाँह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोच कर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नू सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाँह को छू नहीं सका था, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका था। उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकाने वाले मन में? रहा होगा, यही भय रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मोह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूं, क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूं। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली। चाहता हूं आज एक बार मन्नू देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि भुआली में हूँ, भुआली में सोया हूँ, वही पाइंस का
बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। मन्नू के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नू अपनी उन्हीं दो आँखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ और वह थोड़ा सा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं, इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा। मन्नू कुछ कहती नहीं, हंस भर देती है। रात भर इन दो सपनों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दिख पड़ी। कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में न भुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भुआली मुझे भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस, नहीं, कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली। कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोक के पूछा, कहाँ थे कल। रानी खेत तक गया था बुआ, कह तो जाते। मैंने जाने की सुलझन में खोया कह गया। कहने को बुआ था क्या। दोपहर में फूफा मिले, शायद कल ही लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच में जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नू के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, रवि, बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती हैं, पहुंचा सकोगे। जी, पहुंचा सकूंगा। मैं, बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कल वाली भुआली की सफेदी दिख रही थी। काठगोदाम से लखनऊ एक रात बुआ की ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि, कुछ दिन यहीं रुक जाते। नहीं बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा कि फिर जाओगे कहाँ रवि। बुआ कुछ पता नहीं कहाँ जाऊंगा। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि, तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करती बोली, रवि, इस बार तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछे। मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूं पर किसी से भी शब्द जुड़े नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पांव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती हैं। पर दिल में कुछ ऐसा सा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूं। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि, तुमने पांव छुए हैं तो आशीर्वाद जरूर दूंगी। बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं न हंसा न लजाया। बुआ चुप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कूली के पास सामान छोड़ प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी,
लाइनों पर बिछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया। मन भुआली पर अटका, न पाइंस पर न मन्नों पर। सब बीत गया लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर हो आया। घर होगा, घर की रानी होगी और मैं होऊंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला, सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई और मैं ही उसे ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहां का टिकट ले लिया था वहां की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से ले ना जा सकी। गाड़ी आ लगी, कूली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ मुसाफिर, कूली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहिब, गाड़ी छूटने में 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कूली एक बार फिर अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और साफा ठीक करते हुए बाहर निकलकर कहता है, हरी बत्ती हो गई है साहिब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही आवेश से कहता हूँ, कूली सामान उतारो। साहिब, अरे जल्दी करो जल्दी। कूली फिर मेरे सामान के पास है। टिकट वापस कर नया टिकट ले लिया है। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में मैं जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं जाकर रहूँगा। जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा। मैं घर पहुँच गया हूँ। घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ, बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ तो फिर क्यों इनकार करता हूँ। माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज़ में कहता हूँ, माँ जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ। लगा माँ मन ही मन हंस दी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा कि किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है, अपनी पदचाप के सिवाय कोई आवाज़ नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर उधर, और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली अंगुलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूना पर और अंधेरे में वही हाथ, मन से जिसे भूल चुका हूँ उसे आज ही याद क्यों आना था, क्यों याद आना था, क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों गए पाइंस की तराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था। छुआ था ये नहीं कहूँगा, क्योंकि असंख्य बार सोच कर छू भर लेने के लिए बाह आगे कर लेना
छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भुआली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नू के पास से लौटा था तो लौट लौट कर उस लौटने को न लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नू शाल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नू ने नीचे फैले शाल को सहज सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नू, चाहता हूँ मन्नू से कुछ तो कहूँ, पर क्या कहूँ? यह कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूँ आऊँगा, फिर आऊँगा, पर जिस निगाह से मन्नू मुझे देखती है वह जैसे बिना बोल के यह कहे जा रही है कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे। मन्नू, रवि। और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए, नमस्कार, अब चले जाओ यहाँ से। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि विदा दूं, पर न जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझाने के से स्वर में मन्नू बोली, देर होती है रवि। जी भर कर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ? मुड़कर पीछे देखा और खींच कर ठिठक गया। मन्नू वहीं उसी उदास मुद्रा में बैठी थी, मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने की उदासी थी, न मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों ने कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो, कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चों की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नू मन नहीं होता जाने का। मन्नू कुछ देर तक देखती रही। मैं चाहता हूँ मन्नू भी कुछ कहे तो एक छोटी सी सांस जैसे छोटी घड़ी के उसके गले में आट की, फिर घने स्वर में कहा, एक न एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उस देह को तो नहीं, उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नू, आगे बढ़ता हूँ। कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मन्नू दोनों हाथ आगे डालती है और कहती है, बस रवि बस। मन्नू, अपने अनुरोध उस तक पहुंचाना चाहता हूं। नहीं, इस नहीं के आगे नहीं और कुछ नहीं। तुम और करीब नहीं आओगे मेरे रवि। मन्नू दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा, व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूँ और एक बार फिर पीछे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी मन्नू बही चली जा रही है। वह मुझे नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नू का सिर नीचे झुका है। आंखें शायद बंद हैं, शायद गीली हैं। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुंचा तो सिसकियां सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहरा कर कहा, मन्नू। इसी पुकार को पलटकर जैसे उत्तर आया कि ठहरना नहीं रवि, रुकना नहीं। सच ही में ठहरा नहीं, उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया।
उस कॉटेज से दूर हुआ, कॉटेज में रहने वाली मन्नू से दूर हुआ, मन्नू की उन 2 आँखों से परे, पर मन्नू की स्मृति से नहीं। मन्नू की याद मुझे आज भी आती है, आज भी वह याद आती है, वह दोपहरी जब मन्नू और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूम रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख में पानी सा बह गया था। एकटक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया था, और देखता रह गया था शॉल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों की धीमी चाल से थक कर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के 2 छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नू को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतार नंगे पांव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल से कमल तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। शॉल सिर पर कर लिया था और उन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक मन्नू उठी तो मानो मन्नू सी नहीं लग रही थी। ऐसा दिखा कि यह झुकी छाया मन्नू की नहीं, मन्नू की व्यर्थ हो गई विवशता थी, जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो मन्नू तो किसी पुजारी का स्थान पूछूं? मन्नू ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कौन वरदान मांगने हैं। अपने लिए तो सभी कपाट बंद हो गए हैं रवि, बस इतना ही चाहती हूँ यह कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बिछुड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मन्नू को छूने का भय, उसके रोग का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बींधता था, अलग जा पड़ा था। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बाहों से घेरते हुए कहा कि मन्नू चौंकी नहीं। कंधे पर पड़े मेरे हाथ को धीरे से अलग किया और समूची आंख से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ ना बढ़ाओ। आवाज में न उलाहना था, न व्यंग था, न कटुता, बस जो कहने को था वही कह गई थी। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नू के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नू को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पाइंस की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वह आज अपने घर पर ही बीत गई। आज अपने लिए, मन्नू के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी। माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी। भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूँगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं, ब्याह वाले हैं। घर के ऊंचे कह कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वह भी। एक दिन जो बात शुरू होती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता रहा हूं। उस अपार,
उस असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा जाते हम, घंटों घूमते रहते, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते कहाँ डूबते, यह हम देख देख कर भी नहीं देखते। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष, संग संग लगे बिच्छुओं से दूर मग्न दिन रात, मेरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने सुखी। चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूँ, किसी को छू कर कहूँ, पर सुनने वाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मुंह छोटा कर लिया। गए महीने रानी खेत जाते मीरा बच्चों संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेर अंदर ले आई। मुन्नी, रानी प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे, देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही, रोती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा कि जो आज मुझसे मिलने आई है उसमें मेरी पत्नी कहाँ है। कहाँ है वह जो सचमुच मेरी थी। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने की निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन 2 बाहों को अपनी ओर खींच कर कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मीरा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं, कि हाथों में मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया था। न पास मीरा थी, न बच्चे थे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते होंगे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, न मीरा ने न मेरे बेटे ने। केवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए। इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूं। ऐसे ही एक दिन मन्नों के जाने को भांप कर मैं उतराई से उतरता चला गया था। मेरी तरह अकेले में मन्नो रोई थी। अब जान पाया हूं कि हाथों में मुंह छुपाकर वह रोना कितना अकेला रोना था। पर उस बार जाकर बरसों मैंने मन्नों की सुधि नहीं ली। जब कभी नींद में देखता वह दुबली दुबली दे, बड़ी बड़ी आंखें और कंबर पर फैली पतली पतली बाहें, तो जाग कर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदल बोली कि रवि, मन्नू तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गंभीर को संभालते कहता हूं, नहीं नहीं बुआ, नहीं। बुआ जैसे मुझे कहीं वर्षों पहले के उस रवि को कहती है। रात को सोई तो जगी नहीं,
अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी मन्नू की रवि। मैं रूंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ कि बुआ। बुआ आंखें पोंछती कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली कि रवि, एक बार उसे पत्र तो लिख देते। मैं रुमाल से रुलाई सूखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में। खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पांव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि, बुआ की वही कल वाली आवाज थी। मैं सिर हिलाकर घोर विवशता के सुर में कहा, नहीं बुआ नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ कि मन्नू के साथ क्या हुआ, पर जैसे मन ही मन मन्नू के लिए टूट कर बोली कि यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को भी कोई छू न सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे मिला ही क्यों? क्यों मिले तुम उसे रवि? लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नू को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वह मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुआली पहुंच गया। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहानी धूप थी, वही भुआली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी का पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा कि मन्नू, मन्नू, मन्नू। आज वह होती तो हर रोज सुबह उठते बरामदे से पाइंस देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, मन्नू, मन्नू। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वह पास ही नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो मीरा नहीं, मन्नू की आंखें ही सगी लगती हैं। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबराकर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुएं भरे बादलों के घेरे में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। वही चेहरा, वही पीला मुरझाया चेहरा। आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकाना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊंगा, इन्हीं बादलों के घेरे में। और जैसा कि कहानी के अंत से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि जिस असाध्य रोग ने रवि को मन्नू के पास जाने से रोका था, उसी असाध्य रोग ने रवि को एक दिन उसी मरणशैया पर ला पटका जहां मन्नू लेटी रहती थी।
और रवि उसी पलंग पर लेटे लेटे मन्नू के साथ अपने बीते हुए लम्हों को याद करते करते अंत में अपने प्राणों को त्याग देता है। रवि अंत में कहता है कि जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना, मीरा जो उसकी पत्नी है, वह पास सी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर चूमा था, पर मन जब मोह और प्यार की उछलन को देखता है तो मीरा नहीं, मन्नू की आंखें ही सही लगती हैं।